देखते हैं सीटेट 2025-26, ठीक है। सीटेट साइंस और मैथ देखेंगे। यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये बुक है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जूनियर स्तर का, ठीक है। इसमें हम लोग गणित एवं विज्ञान देखेंगे, कक्षा 6 से लेकर 8 तक। इसमें हम लोग गणित एवं विज्ञान 7 जुलाई सीटेट 2019 का व्याख्या सहित 7 जुलाई 2019 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। पहला क्वेश्चन कर रहा है विकास के व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर सी है, कह रहा है कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण के कारण पर्यावरणीय कारकों उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। यानी विकास के व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना चाहिए, ठीक है। विचार भी किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर सी है, जो कि विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। ठीक है, यानी व्यक्ति का विकास निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार होता है। यह विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एक दिशा में भिन्न होती है। विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर से न होकर चक्राकार ढंग से होता है। विकास अधोगति रूप में अर्थात सिर से पैर की ओर होता है। अतः विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। यह विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचना है क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, यानी यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का उदाहरण है, ठीक है। यह लिंग पक्षपात का उदाहरण है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है यानी कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? कौन है? चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चौथा का पहला आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कह रहा है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना को विश्वास करना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में अमेरिका के जॉन डीबी विशेष योगदान रहा है। किसका? जॉन डीबी का विशेष योगदान रहा है। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए? किस प्रकार करना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी है, यानी स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। यानी महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। दृश्य रूप से बाधित बच्चों के अनुदेशन के लिए निम्न शिक्षण सहायता सामग्रियों को किया जाए, जैसे चश्मा, आवर्धक उपकरण, बड़े आकार के छपे हुए पुस्तकों का उपयोग, उभरा हुआ और स्पर्श शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? किस प्रकार करना चाहिए? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कह रहा है सहयोगात्मक अधिगम एक हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम एक साथ दो या उससे अधिक विद्यार्थियों को एक साथ सीखने के लिए अवसर प्रदान करता है। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कौन है? विशिष्ट शिक्षा योजना। कौन है? विशिष्ट शिक्षा योजना, यानी एक समावेशी क्या है? एक समावेशी कक्षा में विशिष्ट शिक्षा योजना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। विशिष्ट शिक्षा योजना से तात्पर्य है व्यक्ति भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षण योजना बनाना, ठीक है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है अधिगमनकर्ता एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्म में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए है पठन अक्षमता, अधिगमनकर्ता, धारा प्रवाह, पढ़ने व लिखने में कमी। यानी अन्य तीनों मिलान युग में इस प्रकार होंगे। सृजनात्मक अधिगमनकर्ता उच्च अभिप्रेरण लंबे समय तक अवधारणा बनाए रख सकते हैं। अब है अवधान की कमी अधिगमनकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमनकर्ता सुनने की क्षमता में कमी। अब 9 नंबर क्वेश्चन है
एक समस्या को मूल रूप से अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? किसकी है? सृजनात्मक बच्चों की। सृजनात्मक बच्चों एक समस्या को मूल एवं अपसारी साधनों के साथ करने की योग्यता सृजनात्मक होती है। सृजनात्मक वह योग्यता है जो व्यक्तियों के समस्या को विरोधापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने, विचारने और तथा कार्य करने के साथ समर्थन बनती है। टोरेंसन के सृजनात्मक बच्चे की 84 विशेषताओं की एक सूची बनाई है, जैसे कठिन कार्यों को करना, रचनात्मक आलोचना, रहस्यात्मक खोजों के प्रति आकर्षित होना, संवेगात्मक रूप से संवेदनशील होना आदि। अबे 10 नंबर क्वेश्चन है, इतना बड़ा बड़ा है कि पता नहीं चल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? कौन है? ऑप्शन नंबर सी है, यानी कह रहा है संरचनात्मक परिवेश में विद्यार्थियों के सक्रिय शिक्षार्थियों समझा जाता है और अध्यापक विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की रचना करने की प्रक्रिया सुगम बनता है। इससे विद्यार्थियों को अधिगम स्वतंत्रता दी जाती है। संरचना परिवेश की निम्नलिखित विशेषता होती है। ठीक है, यानी कह रहा विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक को विद्यार्थी को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। यानी अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने का अर्थ है सीखने के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन का लक्ष्य। इसलिए किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य सीखने के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए बजाय व्यवहार प्रदर्शन के। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, यानी कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? कौन है? ऑप्शन नंबर ए है, कह रहा है क्या होगा, यानी क्रियाकलाप अधिगम के सार्थक सरलीकरण के निम्नलिखित परिणाम होते हैं। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, पहले से विद्यमान ज्ञान के नए ज्ञान को जोड़ना, उदाहरण को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ना। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? कौन है बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण? ऑप्शन नंबर सी है, यानी कह रहा है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षण प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। यानी मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षण प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। यह कथन बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा से बाह्य प्रभाव के कारण करता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी है, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक को कक्ष में समय उदाहरण को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चे अपने अनुभवों से जोड़ते हुए अवधारणाओं को समझ सकें। साथ ही बच्चों के समझने ऐसे उदाहरणों भी प्रस्तुत करने चाहिए जो नियमों या सिद्धांतों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित न होते हुए भी उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? कौन होगा? अन्वेषण एवं परिचर्चा। अब अन्वेषण एवं परिचर्चा बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। अन्वेषण एवं परिचर्चा दोनों बच्चों की सक्रिय सहभागिता के द्वारा ज्ञान निर्माण में योगदान करते हैं। इन दोनों में छात्र शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्रिय रहते हुए ज्ञान की खोज करते हैं। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन, अब निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? कौन है? ऑप्शन नंबर सी है, सी यानी क्या होगा, पहला तो सब होगा। ठीक है, यानी कह रहा है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझना, स्वयं से प्रश्न करना, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझना, स्वयं से प्रश्न करना। अब 17 नंबर क्वेश्चन है,
संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जा सकता है? किस रूप में देखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी है, यानी एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में देखा जा सकता है। संरचनात्मक ढांचे की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला है, विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं। वातावरण प्रजातांत्रिक होता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की होती है? यानी सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह का निगरानी करना। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को सहयोगात्मक होना चाहिए तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम एक शिक्षण अधिगम विधि है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मिलकर एक महत्वपूर्ण समस्या का अन्वेषण करते हैं या कोई अर्थपूर्ण प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम में अध्यापक कार्यों को विभिन्न समूहों में बांट देते हैं और यह समूह के ऊपर निर्भर करता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं क्या करता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण प्रक्रिया में क्या है? महत्वपूर्ण कदम है। यानी बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। बच्चे सीखते समय गलतियां करते हैं। यह गलतियां खिड़की के समान होती है जो अध्यापक को प्रतिपुष्टि के रूप में प्रतिपादित होती है। अध्यापक इसी अवधारणा पर विद्यार्थियों के अधिगम को सुधार करता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? स्कीम कहा जाता है। यानी पियाजे के अनुसार स्कीम से तात्पर्य एक ऐसे मानसिक संरचना से लिया जाता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। दूसरे शब्दों में स्कीमा जानने व समझने में शामिल मानसिक व शारीरिक क्रियाओं दोनों का वर्णन है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? कौन है? यानी समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी बायोस्की के अनुसार बालक क्षमताओं की सीमाओं में बंधा है, इसलिए वह कुछ कार्य अकेले नहीं कर पाता है। परंतु जब उसे अपने से अधिक कुशल बालक या परिवार का सदस्य जैसे माता पिता, बड़े भाई बहन या शिक्षक उसकी सहायता करते हैं तो उसकी क्षमता और अधिक हो जाती है। अर्थात बच्चे जो कर रहे हैं और जो करने की क्षमता कर रहे हैं। ठीक है। अब 22 नंबर क्वेश्चन, लेव बायोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है? किसके? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। लेव बायोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है। बायोस्की ने पियाजे के मत के विपरीत जैविक कारक से ज़्यादा सामाजिक कारक को उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे भाषा, स्मृति, अमूर्त चिंतन में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा है। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी है, यानी कह रहा है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। विकास और अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। ठीक है। विकास एवं अधिगम दोनों अनवरत गति एवं जीवन प्रयास चलती है। अब 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? कौन है? सुरक्षित रखने की योजना। सुरक्षित रखने की योजना मूर्त क्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था का एक प्रमुख कौशल सुरक्षित रखने की योग्यता है। इसे संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जीन पियाजे लेव बायोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी है सक्रिय विनियोजन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। सक्रिय विनियोजन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया यानी कह रहा है यानी अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं। ठीक है। जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान शोध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अधिगम प्रक्रिया को योजना द्वारा, सामंजस्य द्वारा, आत्मसात द्वारा पूर्ण बताया है। उनके अनुसार अधिगमनकर्ता को एक आदर्श अधिगम वातावरण प्रदान करने पर वह एक अर्थपूर्ण ज्ञान का निर्माण करता है।
अब 26 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिला दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रभावी रणनीति है? किसके लिए है? ऑप्शन नंबर सी है, यानी कह रहा लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, यानी समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुषों एवं महिला दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, यह लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए प्रभावी रणनीति है। परंपरागत रूप से लिंग विशेष पुरुष स्त्री को किसी कार्य या भूमिका से संबंधित करके देखा जाता है, जैसे घर का कार्य करने के लिए महिलाएं एवं ऑफिस का कार्य करने के लिए पुरुषों को प्रतिरूपित करना। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। ठीक है, क्या होगा? अंतःकरण स्वचालित नैतिकता। ठीक है, यानी सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। क्या है? सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास सोपान में किशोर उचित अनुचित का निर्माण ऐसे स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिक तथा एकरूपता से युक्त होते हैं। इस अवस्था में किशोर सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मानदंड बनाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह व्यक्ति यह तर्क देता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर कार्य करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं के संयुक्त युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? किस प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी है, अंतर्वैयक्तिक। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरे की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा विप्रेरणा को उचित तरीके से पता लगाने और प्रक्रिया को योग्यता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? कौन से कारण होने चाहिए? ऑप्शन नंबर बी है, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी कह रहा है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों में एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। यानी बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित कारण होने चाहिए। अब एक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, इस प्रकार के मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। इसका प्रयोग सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। समय के साथ साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी है, यानी समाजीकरण एक विस्तृत और अंतरहीन प्रक्रिया है जो व्यक्ति के साथ जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति समाज के मूल्यों, मानदंडों, नैतिकता, आदर्श आदि को ग्रहण करती है और अपने व्यवहार को सामाजिक रूप से उपयोगी बनाने का प्रयास करता है। व्यक्ति के समाजीकरण में निम्नलिखित एजेंसियां, संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है: परिवार, पास पड़ोस, सहचर समूह, विद्यालय, समाज, मीडिया, जनसंचार माध्यम। ठीक है, यहाँ पे हमारा पेडागोजी समाप्त हुआ। अब देखेंगे हिंदी। चलिए अब हिंदी देखते हैं, वैकल्पिक। ठीक है, हिंदी में ये 21 से लेकर 39 तक गद्यांश का दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग देखते हैं 40 से। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन से। ये रहा 40। ठीक है, ये कह रहा है ये 40 से 50 ये पोएम दिया हुआ है, कविता के हिसाब से आंसर देना है 40 से 45 तक। हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन से आंसर देखते हैं। ठीक है, 46 नंबर यहाँ पे कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा विकास के लिए जरूरी है कि क्या जरूरी है? भाषिक समृद्धि का भाषा और साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्त में उपयोग किया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है। क्या नहीं है? औचित्य। ऑप्शन नंबर डी है, कह रहा है हिंदी भाषियों के आक्रोश को शांत करना। ठीक है,
यानी हिंदीतर भाषा के साहित्य में परिचित हो सके, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों में परिचित हो सके। ठीक है। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक में अतिरिक्त होता है, यानी पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। पठन सामग्री क्या विकसित की जा सकती है, यानी कह रहा है विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। ठीक है। अब 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। ऑप्शन नंबर सी है, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करिए। ठीक है। इसके अब 50 नंबर है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन है, समृद्ध भाषा परिवेश, यानी भाषा अर्जित करने के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध भाषा परिवेश। भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। अब 51 नंबर क्वेश्चन, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को क्या स्वीकार करें। फिर 52 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह किससे ग्रसित है, किससे, डिसग्राफिया से, यानी 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह डिसग्राफिया से ग्रसित है। डिसग्राफिया सुसंगत रूप से न लिख पाने की एक अक्षमता है और यह एक दिमागी बीमारी के पहचान के रूप में चिन्हित है जो लिखने के कौशल और असर डालती है। अब 53 नंबर, हिंदी भाषा के विविध रूपों में परिचित कराने में किसका सर्वाधिक सहायता है। किसका सर्वाधिक सहायता है। ऑप्शन नंबर ए है, यानी हिंदी भाषा साहित्य व अनुमुद्रित सामग्री सर्वाधिक सहायता है। ठीक है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में कहानी, कविता, निबंध, पत्र लेखन, संस्करण जैसे विभिन्न विधाओं का समावेशन होना चाहिए। ठीक है। अब 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। क्या है, व्याकरण। क्या आधार नहीं है, भाषा, यानी व्याकरण नहीं हो सकता है। भाषाविद नोआम चॉम्स्की ने भाषा विकास की जन्मजात प्रतिज्ञाप्ति का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार बिना पढ़ाए गए बच्चे जिस दर से शब्दों तथा व्याकरण को अर्जित करते हैं उसकी व्याख्या मात्र अधिगम के सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। अब 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अब स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, यानी स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का निहितार्थ है। अब 56 नंबर क्वेश्चन है, पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसे वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय बनाने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप किसको पोषित करता है। किसको पोषित करता है। ऑप्शन नंबर बी है, यानी कह रहा है संदर्भ में व्याकरण। संदर्भ में व्याकरण। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है, साहित्य विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। साहित्य विधाओं से क्या करना है, परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। ठीक है। यानी उच्च प्राथमिक स्तर तक बच्चे भाषा कौशल में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। अब वे पढ़ते समय किसी रचना से भावात्मक रूप से जुड़ भी सकते हैं। अब 58 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। कौन होगा, आगमन विधि। क्या होगा, आगमन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की आगमन विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होती है। अब 59 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है, उद्देश्य नहीं है, यानी कौन है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने में क्षमता का विकास करना, विभिन्न साहित्य विधाओं की समझ का विकास करना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजन प्रयोग करना। ठीक है। अब 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 60 गो क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग संस्कृत देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं संस्कृत, यूनिट 3 संस्कृत। ये रहा हम लोग का संस्कृत। ठीक है, संस्कृत वैकल्पिक है। ये देखिए 31 से 60 लग क्या है, आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के देना 31 से नहीं 31 से। ठीक है, 31 से 60 तक हम लोग संस्कृत देखना है, जो कि 31 से 39 तक क्या है, यहाँ पे गद्यांश का दिया हुआ है 31 से 39 तक। हम लोग 40 से देखते हैं, 40 से कौन सा क्वेश्चन है। 40 से ये श्लोक दिया है, 40 देखिए यहाँ पे दिया है श्लोक, 40 से 45 तक श्लोक का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग 46 से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 46 यहाँ पे कर रहा है, भाषा शिक्षण समये शिक्षक विज्ञान विषयात तथा सामाजिक विज्ञान विषयात उदाहरणानि ददाति अयम प्रविधि कथ्यते। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, CLT प्रविधि, CLT प्रविधि, सॉरी इसका आंसर डी होगा। क्या होगा, डी, यानी विज्ञान भाषा शिक्षणम, विज्ञान भाषा शिक्षणम। यानी कह रहा है एक शिक्षक भाषा शिक्षण पढ़ाते समय विज्ञान विषय तथा सामाजिक विज्ञान विषय से उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। इस प्रविधि को विज्ञान भाषा शिक्षण कहते हैं। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, भाषाधिगम विषय संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्यो एतत् दृढ़यति यत् भाषाधिगम प्रक्रियायाम अशुद्ध्या सहजाता भवन्ति। यानी भाषा सीखने के विषय में संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य यह विचार दृढ़ करती है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में अशुद्धियों का सहजता से बोध हो जाता है। बालक स्वयं नवीन विचार के द्वारा जानने में सक्षम हो जाता है। अब 48 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थिनां कार्यनिसाधने दुर्बलताया कारणं ज्ञातुं शिक्षिका एकस्या परीक्षाया प्रस्तुति करोति सा परीक्षानं कथ्यते। क्या होगा, दक्षता परीक्षा। क्या है, दक्षता परीक्षा। यानी विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन में दुर्बलता का कारण जानने के लिए शिक्षिका एक परीक्षा की प्रस्तुति करती है, वह परीक्षा निदानात्मक परीक्षा कहलाती है। अब 49 नंबर क्वेश्चन, भाषा परीक्षायाम उत्तराणि दृष्ट्वा षष्ठ कक्षायां शिक्षिका अवगच्छति यत् छात्राणां प्रदर्शन समीचीन नास्ति इति अन्तरं सा अन्यस्याः परीक्षायां रचनानां कृत्यं च नियोजति एवं प्रकार परीक्षाण कथ्यते। क्या होगा, रचनात्मक परीक्षा। क्या होगा, रचनात्मक परीक्षा। यानी कह रहा है शिक्षिका द्वारा कक्षा 6 के भाषा परीक्षाओं द्वारा यह जान लिया जाता है कि छात्रों का प्रदर्शन ठीक नहीं है। इसके बाद जब वह दूसरी परीक्षा की रचना करके पुनः उस परीक्षा का आयोजन करती है, तब इस प्रकार की परीक्षा रचनात्मक परीक्षा कहलाती है। अब 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अब काची द्वाभाति दासासी शिक्षिका एकां कक्षा पाठयित्वा स्वेदनियन्त्यां लिखति छात्रेणेभ्यः भाषा क्रीडा बहु अरोचत ते तस्यां क्रीडायां सक्रिय भागं गृहीतवान् परन्तु तृतीय समूह अपेक्षितं प्रतिफलं न प्राप्तवान् एतत् उदाहरणम् अस्ति। तत् से क्या होगा, उपाख्यानात्मक विस्तृत। ठीक है, अब 51 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रभाव भाषा शिक्षिका। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, तेषां प्रश्न पत्राणि निर्माणं करिष्यति यानि पुस्तकाधारितानि एवं सन्ति। यानी एक प्रभावी भाषा शिक्षण उन प्रश्न पत्रों का निर्माण करेगा जो पाठ्य पुस्तक से आधारित होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने विकल्प बी माना है, जबकि विकल्प ए भी दोनों सही है। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, भाषाधिगमार्थ किम सर्वाधिकम महत्वम। क्या होगा, बाल साहित्यम। ठीक है, यानी भाषा अधिगम के लिए बाल साहित्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 53 नंबर है कि विद्यार्थीषु सृजनशीलताम प्रोत्साहिष्यति। क्या होगा, स्वानुवानुसारम स्वतंत्रतया लेखितुम अवसर प्रदानम। ठीक है,
अब 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भाषायाम मन प्रतिचित्रण नाम क्या होगा एकस्य साहित्यिक कार्यस्य कार्य योजना तथा तस्या निदेनम कृतम क्षेत्रभ्यम निर्देशे। यानी मन का प्रतिचित्रण एक साहित्य कार्य के लिए कार्य योजना तथा उसके निवेदन करने के लिए छात्रों को निर्देश दिया गया। उस कार्य को करने से पहले मानसिक संकल्पना द्वारा जो योजना तैयार की जाती है भाषा शिक्षण में उसे मन प्रतिचित्रणम नाम से जाना जाता है। अब 55 नंबर है लेखन कौशल विकास क्रमे किम सर्वाधिक महत्वपूर्णम क्या होगा शुद्ध वर्तनायम प्रयोग ठीक है। यानी लेखन कौशल विकास क्रमे शुद्ध वर्तनायम प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्ति। अब 56 नंबर है विद्यार्थिनाम आनंदार्थ पठनम सामान्य पठन कौशल विकासम च यस्मिन् पठेन उद्देश्यम अस्ति स पठन कथ्यते क्या होगा पश्चात पठनम समान पठन कौशल के विकास के लिए अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन करने के पश्चात विद्यार्थी द्वारा उसका अनुवाचन कराया जाता है जिसमें विद्यार्थी प्रसन्नतापूर्वक पढ़ते हैं। इसके सामान्य पठन कौशल का बालकों के अंदर विकास होता है एवं उनकी रुचि भी बढ़ती है। इस पठन को पश्चात पठन या अनुवाचक भी कहते हैं। अब 57 नंबर है कविता पाठन समय किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम क्या होगा कविता भावनात्मक विषयानाम न अस्पृशति। यानी कविता का पाठ करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि कविता भावनात्मक विषयों का स्पर्श न करती हो। ठीक है। अब 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रतिवेदन लेखन शिक्षण समय शिक्षिका छात्रव्य वृत्तपत्र स्थितानि कानिचन प्रतिवेदनानि व्यतरणात् प्रतिवेदनं पठितुं तदुपरि सौतिष्ठानि च लेखितुं सा निर्देशिता। अत्र वृत्तपत्रांशः च शिक्षिकाया वृत्तं स कथ्यते क्या होगा अध्ययन सामग्री। अब 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारते कति भाषा परिवार सन्ति क्या होगा षड कितने 6। यानी यानी भाषा परिवार अनिश्चित है भारोपीय परिवार द्रविड़ परिवार एकक्षीय परिवार आदि। ठीक है। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कस्मिन् भाषा शिक्षण विधि मातृभाषाया प्रयोग कक्षायाम निषिद्ध क्या होगा निम्न जन विधि। ठीक है। यानी निम्न जन विधि भाषा शिक्षण विधि मातृभाषाया प्रयोग कक्षायाम निषिद्ध। ठीक है। यहाँ पे 60 हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। भाग 4 गणित एवं विज्ञान वैकल्पिक है मैथ एंड साइंस। ठीक है। चलिए देखते हैं 91 नंबर से मैथ और साइंस। ठीक है। 91 से लेकर 150 तक मैथ और साइंस है। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर है। ठीक है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर है तो चौड़ाई 6 मीटर है तो इसकी आयतन मीटर स्क्वायर में क्या होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे माना घनाभ की लंबाई L मीटर चौड़ाई B मीटर तथा ऊंचाई H मीटर। यानी घनाभ का जो लंबाई है कितना L मीटर चौड़ाई B मीटर तथा ऊंचाई H मीटर दिया है। L बराबर 8 मीटर B बराबर 6 मीटर। ठीक है। तब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 194 मीटर स्क्वायर। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 194 मीटर स्क्वायर। यानी घनाभ का क्या होता है फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH बराबर 194 मीटर स्क्वायर। ठीक है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये फॉर्मूला हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। अब आते हैं जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और 194/2 कर देंगे तो कितना आ गया 197 मीटर स्क्वायर। तब इस सबको क्या करेंगे यानी L दिया है B दिया है H तो नहीं दिया है एक तो H इस सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे तो सब कटा के कितना आएगा यानी कितना आ जाएगा मैंने आगे चलते हैं यानी H बराबर क्या आ जाएगा 7/2 H बराबर 7/2। यानी घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन होता है LBH लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन हो गया लंबाई हो गया 8 चौड़ाई हो गया 6 और ऊंचाई हो गया 7/2 तो घनाभ का आयतन कितना हो गया 168 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब है 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्षलंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समानांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए कैसे होगा देखते हैं। कह रहा है समलंब, माना समलंब का एक समानांतर भुजा कितना x सेंटीमीटर, समलंब का एक समानांतर भुजा कितना x सेंटीमीटर, प्रश्नानुसार तो दूसरी भुजा कितना होगा x प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी दूसरी भुजा कितना हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर। समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने शीर्षलंब की दूरी। यानी समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने शीर्षलंब की दूरी। ठीक है, जो समानांतर समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है 105। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया समानांतर भुजाओं का योग कितना x प्लस 6 और प्लस x, शीर्षलंब कितना है 7। ठीक है, सबको हल करने के बाद ठीक है कितना आ रहा है, यानी इसको जब हल करेंगे तो कितना आ रहा है x बराबर कितना निकल के आया 12 सेंटीमीटर, कितना 12। ठीक है 12। तब समलंब का सबसे बड़ी लंबी भुजा को देखना है तो 12 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर में, यानी पाई बराबर कितना लेना है 3.14 लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं बेलन का आयतन। माना लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या कितना है r तथा ऊंचाई कितना है h है। त्रिज्या कितना है r तथा ऊंचाई कितना है h है। तब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2 पाई RH। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH। ठीक है, यानी देखिए ये हो गया 2 गुने 3.14 गुने 3 गुने h बराबर कितना हो गया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। r बराबर 3 सेंटीमीटर, पाई बराबर 3.14, तो h का मान निकालना है। चलिए देखते हैं h का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तब बेलन का आयतन देखते हैं। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, पाई यहाँ पे दिया हुआ है पाई r स्क्वायर h, यानी 3 सब कट कटा के कितना है बेलन का आयतन 141.3 आया। ठीक है, अब आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन करें यदि 14, 12, 34 तथा 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होगी तो √12x + 9 का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। तो 14, 12, 34 तथा 30 में x जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का समानुपाती में होती है 14 + x अनुपात 12 + x समानुपात 34 + x अनुपात 30 + x। ठीक है, अब समानुपात के नियम से कहता है 14 + x प्लस गुने 30, यानी फर्स्ट और अंतिम बराबर एक और आएगा, यानी 14 + x गुने 30 गुने x बराबर क्या हो जाएगा 12 + x गुने 34 + x, यानी समानुपाती के नियम से सब इसको हल, जब इसको हम हल करेंगे ठीक है, हल करने के बाद x का मान कितना आ जाएगा 6, कितना आएगा 6। ठीक है 6 आएगा। प्रश्न अनुसार कह रहा है √12x + 9, यहाँ पे x का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अब कह रहा है 95 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 भुजा वाले एक समबाहु की 10 सममित रेखाएं होती है। यानी निम्न कथन में से कौन सत्य है, यानी 10 भुजा वाली एक समबाहुभुज की 10 सीमित रेखाएं क्या होती है 10 सीमित रेखाएं होती है। ठीक है, यानी कह रहा है 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 समित रेखाएं होती है। यह कथन पूर्णतः सत्य है जबकि एक वृत्त की कोई समित रेखाएं नहीं होती है। एक कोण की 2 समित रेखाएं होती है तथा एक समषणभुज केवल 4 समित रेखाएं होती है। ये तीनों कथन असत्य है। अब 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x का वह मान ज्ञात करो जो समीकरण इतना को फुलफिल करे। ठीक है, यानी संतुष्ट करता है वह निम्न समीकरण कौन को संतुष्ट करेगा। चलिए डायरेक्ट इसमें करेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए कैसे करेगा, क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 8, x का मान कितना आ गया 8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आया 8, तो विकल्प सी को हल करने पर। ठीक है, देखिए पहले जो इक्वेशन दिया उसको सॉल्व करिए, उसके बाद ऑप्शन पर जाइए। तो ऑप्शन सी हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 का मान रखते जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यानी विकल्प सी में रखने पर x बराबर क्या हो गया 24/3 बराबर 8। ठीक है, यानी प्रश्न में x का मान और विकल्प सी में x का मान समान है, अतः यह समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, अब है 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11x - 16y + 7a प्राप्त करने के लिए 5y - 13x - 8a में क्या घटाना चाहिए। क्या घटाना चाहिए, यानी 21y - 24x - 15a। चलिए देखते हैं
कह रहा है माना घटाए जाने वाली संख्या जेड है, प्रश्न अनुसार 5y माइनस 13x माइनस 8 है, माइनस जेड घटा देंगे, ठीक है। तब इस समीकरण को हल करेंगे तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, 21y माइनस 24x माइनस 15 है, तो विकल्प 20 सही है, ठीक है। अब कह रहा है 98 नंबर क्वेश्चन, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में आने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, कह रहा है यानी उनके पास मौखिक गणित की परंपराएं और ज्ञान की प्रचुरता होती है। उनके पास क्या होती है, मौखिक गणितीय परंपरा और ज्ञान की क्या होती है, प्रचुरता होती है, ठीक है। कहने का अर्थ है गणित मानव मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण खोज है। इसके अध्ययन एवं अभ्यास से विद्यार्थियों में युक्त ढंग से चिंतन, बोध, तर्क वितर्क, विश्लेषण, स्पष्टीकरण आदि क्षमताओं का विकास होता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में गणित में असफलता सामाजिक सूचकों के रूप में भी प्रकट होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में विद्यालय के माहौल को पाठ्यचर्या की एक पहल की तरह देखा गया है, क्योंकि यह बच्चों को शिक्षा के उद्देश्य और सीखने की उन युक्तियों के लिए तैयार करती है जो स्कूल में सफलता के लिए जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों को संसाधनों के कमी के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, अब जिससे उनका दिमाग गणित सीखने के लिए प्रभावी रूप से तैयार नहीं हो पाता। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में गणित के अनेक प्रारूपों को मौखिक रूप से बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता होती है। अतः विकल्प ए सही होगा, ठीक है। विकल्प बी, सी एवं डी असत्य है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 को सभी समान शिक्षा देने के उद्देश्यों को प्रतिपादित करता है। अब 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कह रहा है इसमें आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। कह रहा है इसका आंसर सी होगा, यानी कह रहा है सी, यानी केवल ए इसमें सही है। कह रहा है कि अभिगृहित प्रस्ताव जिन्हें मान लिया जाता है, जिन्हें क्या मान लेता है, अभिगृहित प्रस्ताव। चलिए जानते हैं क्या, यानी कह रहा है अभिगृहित प्रस्ताव के बारे में। अभिगृहित यानी एक्समस यानी एवं सौ सिद्ध यानी पोस्टुलेट्स ऐसे गणितीय सत्य हैं जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता लेकिन इन्हें स्पष्ट समझा जा सकता है, ठीक है। इनके बिना प्रमाण के ही गणित में स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि गणित हर चीज का एक प्रमाण होता है, लेकिन अभिगृहित एवं स्वयं सिद्ध ऐसे अपवाद होते हैं जिन्हें बिना किसी प्रमाण के ही स्वीकार कर लिया जाता है। अभिगृहित मुख्य वास्तविक संख्याओं के बारे में अवधारणाएं होती है जो कि ज्यामिति में 100% सही होते हैं। इन्हें बीज गणितीय अभिगृहित भी कहा जाता है। अतः विकल्प ए के अनुसार अभिगृहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है तथा अभिगृहितों को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। अब 100 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षणों पर प्रकाश नहीं डालता है, क्या होगा, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए। अब लैटिन भाषा के शब्द एरर यानी त्रुटि का वास्तविक अर्थ है भटकना या इधर उधर घूमना। एक भ्रम के विपरीत एक त्रुटि या गलती कभी कभी ज्ञान होने के बावजूद भी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि कुछ त्रुटियां तब भी हो सकती है जब एक व्यक्ति को एक काम को सही प्रकार से करने का तरीका पता हो। त्रुटि गणित शिक्षण अधिगम का ही एक भाग होता है तथा यह जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है, क्योंकि कोई भी छात्र त्रुटियों को करता है और फिर त्रुटि को सुधारने के लिए ही नए नए नियमों का कंठस्थ करता है। छात्रों की त्रुटियों को सुधारने के लिए अध्यापक का एक विशेष महत्व होता है। एक कुशल अध्यापक का एक विशेष महत्व होता है। एक कुशल अध्यापक ही छात्रों के द्वारा की गई त्रुटियों को सुधार कर उनका उचित मार्गदर्शन करता है। अगर त्रुटि को अनदेखा कर दिया जाए तो यह आगे चलकर विकराल रूप धारण कर लेगी, जिसकी वजह से छात्रों के ज्ञान में कुंठा हो जाएगी। अतः त्रुटियों को अनदेखा कर देने पर उनके समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है, ठीक है। अब आते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में जैसे गणित के संदर्भ में कौन सा सही है, यानी कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी, यानी सी कह रहा है, ए बी सी तीनों सही है। यानी कह रहा है गणित एक उपकरण है। गणित क्या है, एक उपकरण है। गणित एक प्रकार की क्या है, कला है। गणित एक भाषा है, यानी गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक प्रकार की भाषा है। यानी कह रहा है, चलिए इसका डिस्कशन जानते हैं। गणित ऐसी विधाओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करती है। गणित एक अमूर्त या निराकार और निगमनात्मक प्रणाली है। गणित एक उपकरण, कला तथा एक भाषा है। ब्रिटिश गणितज्ञ और दार्शनिक बर्ट्रेड
रसेल के अनुसार गणित को एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हमें यह पता होता है कि जो हम कह रहे हैं वह सत्य भी है या नहीं। अर्थात गणित कुछ अमूर्त धारणाओं या नियमों का संकल्प मात्र नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन का मूलधार है। दैनिक जीवन का क्या है? मूलधार है। अब 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर, यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उत्पत्ति निम्न विधियों का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रतिवाद। क्या है? प्रतिवाद। ठीक है, माना जाता है कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या, इसे मानता तो क्या है? प्रतिवाद है। क्या बोलते हैं उसे? प्रतिवाद। अब आते हैं, यदि यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए सिद्ध करता है यह पूर्वानुमान की संभावना नहीं है। यह उत्पत्ति प्रतिवाद विधि का उदाहरण है। प्रतिवाद विधि किसे कहते हैं? इस विधि की विशेषता यह है कि किसी भी राय को साबित करने की प्रक्रिया विपरीत निर्णय का खंडन करके की जाती है। यह एक तार्किक उपकरण है। इस विधि को विरोधाभास विधि भी कहते हैं। ठीक है, जो साक्ष्य की स्वीकृति अक्सर गणित में प्रयोग की जाती है। जो साक्ष्य की स्वीकृति अक्सर गणित में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब है निगमन विधि। निगमन विधि, इस विधि में पहले छात्रों को नियम बता दिया जाता है। निगमन विधि में इस विधि में पहले छात्रों को नियम बताया जाता है, तत्पश्चात उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि में नियम या सिद्धांतों की पुष्टि उदाहरणों के माध्यम से की जाती है। इस विधि में नियमों तथा सिद्धांतों की पुष्टि उदाहरणों के माध्यम से की जाती है। इस विधि में निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहला है अज्ञात से ज्ञात की ओर, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा है सिद्धांत से उदाहरण। अब है आगमन विधि। आगमन विधि गणित शिक्षण में एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली विधि है। आगमन विधि गणित शिक्षण में क्या महत्वपूर्ण प्रभावशाली विधि है। इस विधि में छात्र से उदाहरणों द्वारा किसी समान नियम को निकलवाया जाता है। इस विधि में सामान्यतः 3 सूत्रों का प्रयोग होता है। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है विशिष्ट से समान की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, अब आते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम की वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर क्या करता है? प्रकाश डालता है। क्या होगा? विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एकाएक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। भी कह रहा है, आकलन उत्पादन के अनुकूल और विद्यार्थियों के उचित उत्तर केंद्रित होना चाहिए। यानी ठीक है, आकलन उत्पादन के अनुकूल और विद्यार्थियों के उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। कह रहा है, उपयुक्त प्रश्न में विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना है और एकाएक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। यह कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। मूल्यांकन योजनाबद्ध शिक्षा का अभिन्न भाग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों की प्रगति के आकलन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुसार 8.23 के निष्पादन का मूल्यांकन किसी भी अधिगम शिक्षण का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन छात्र के ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं मनोज्ञात्मक पक्ष में विकास की उपयुक्तता की जांच करता है। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षा का उद्देश्य सीखने के अनुभव तथा मूल्यांकन के साधनों के माध्यम मूल्यांकन के कार्य सतत चलता रहता है। अब 104 नंबर क्वेश्चन, गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? 104 का ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफलता हो सकता है, यानी सफल हो सकता है। ठीक है, कह रहा है, अधिगम अर्थात सीखना किसी व्यक्ति के व्यवहार को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गणित में सीखना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहाँ तक सीखने की प्रवृत्ति का संबंध है, डेनियल वेल कहते हैं, वातावरण के द्वारा व्यवहार के नवीकरणीय को सीखना कहते हैं। अब एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम की आवश्यकता है कि विद्यार्थियों को ऐसे अनुभव प्रदान किए जाए जो उनमें गणित सीखने के प्रति रुचि पैदा करे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की अनुशंसा के अनुसार शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा क्या है? एक मौलिक अधिकार है। देश के समस्त नागरिकों को एक समान रूप से शिक्षा दिया जाना चाहिए। गणित शिक्षा में प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और यदि वह निरंतर परिश्रम करे तो उसमें सफल भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। अनुपात और समानुपात प्रत्येक को समझने के लिए अनुपातिक विवेचना की भूमिका को उजागर किया था। अनुपात और समानुपात क्या किया था?
यानी जिन पियाजे ने अनुपात एवं समानुपात के प्रत्येक प्रत्यय को समझने के लिए अनुवांशिक विवेचना की भूमिका किसने उजागर किया था? जिन पियाजे ने। ठीक है, यानी कह रहा है अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचना की भूमिका जिन पियाजे ने उजागर किया था। अनुपात और समानुपात का मूलभूत सिद्धांत, जब दो सजातीय राशियों की तुलना भाग की क्रिया द्वारा की जाती है तो प्राप्त भागफल को अनुपात कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुपात एक ऐसी संख्या है जो दो सजातीय राशियों के बीच के उस संबंध को बताती है जिससे यह पता चलता है कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि कितनी गुनी कम या अधिक है। ठीक है, अब आते हैं 106 नंबर क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना, यह है सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कह रहा है विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझना। विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझना, यानी छात्र को विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझने से विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को आसानी से हल कर लेगा जिससे वह कठिनाई का अनुभव कर रहा है। हम जानते हैं कि गणित की प्रकृति तार्किक है, प्रायः इसको कठिनाई के रूप में माना जाता है, परंतु यदि गणित के नियमों तथ्यों इत्यादि को छात्रों को आसान भाषा में समझाया जाए तो यह अत्यंत ही सरल हो जाएगा। अब 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। किसको छोड़कर? ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर। यानी कह रहा है समस्याओं को परिकल्पना का परिचय उसकी संकल्पना समझ से पहले करना, यानी इसको छोड़ के कह रहा है BVCD सब करता है। यानी कह रहा है विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग उत्पन्न करना कि वे समस्याओं को हल का अनुपात और सत्यापन कर सके। सी कह रहा है विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशलों को विकसित करना। डी कह रहा है सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। यानी गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, जैसे में पहला, दूसरा, तीसरा। कह रहा विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग उत्पन्न करें कि वे समस्याओं को हल का अनुमान और सत्यापन कर सकें। दूसरा करा विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना। तीसरा करा सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। अब 108 नंबर क्वेश्चन, इतना इक्वेशन दिया, इसको हल करना है। ठीक है, इक्वेशन को बोर्ड मार्क्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसका आंसर कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है, अब 109 नंबर क्वेश्चन दिया है इतना को अवरोही यानी घटते क्रम में करना, घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो घटते क्रम में इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में बदलने से क्या हो जाएगा, मान कितना उसका वैल्यू है पता चल जाएगा। दशमलव में वैल्यू कर देंगे तो और वही क्रम में आराम से लिखा जाएगा, यानी सबसे बड़ा उससे छोटा लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। अब भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखने के लिए सर्वप्रथम भिन्न को दशमलव रूप में निरूपित किया जाता है। किस रूप में? दशमलव रूप में निरूपित किया जाता है यहाँ। ठीक है, यानी अवरोही मतलब होता है संख्याओं के घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, आरोही होता है यानी बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। अब 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है? कौन सा पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जो कि पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, यानी a + b = b + a और a × b = b × a। ठीक है, परंतु घटाव व भाग की प्रक्रिया क्रम विनिमय नहीं होता है, क्योंकि a - b b - a नहीं होगा। ठीक है, ये क्योंकि तथा a भागा b भागा a नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणा सहचार्य होता है। योग और गुणा क्या होता है? सहचार्य, यानी गुणा करो या करो क्या होता है? सही होता है, लेकिन जोड़ घटाव भाग नहीं होता है। सॉरी, जोड़ होता है, घटाव और भाग नहीं होता है। ठीक है, यानी देखिए a + b + c बराबर a + b + c सब होता है। a × b + c बराबर a × b × c। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्याओं के लिए घटाव व भाग की क्रिया सहचर नहीं है। ठीक है, अब है अतः क्रम विनिमय में यह कथन सत्य नहीं है। अब आते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है x बराबर इतना x y z तीनों दिया है, तो इसका क्या कर रहा है तो x y z का महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, देखिए ये सेम देखना है, यानी सबसे इसमें छोटा कौन है? इसमें सबसे 2 का पावर 2 सबसे छोटा है, और 3 के पावर क्या है? 3 का पावर 2 छोटा है। उसके बाद 5 के पावर कौन छोटा है? 5 के पावर 2 छोटा है, और 7 के पावर 3 छोटा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेम पावर को गुना कर देंगे।
क्या करेंगे, यानी सेम पावर को 5 3 2, देखिए 5 3 2 2 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 3 15, 15 दूना 30। ठीक है, तो 30 के पावर 2 गुने 7 का पावर 3, सेम पावर को हम क्या करेंगे, एक में मिला सकते हैं। देखिए यहाँ पे मिलाया हुआ है, यहाँ पे एक्स वाई जेड का मान है, एक्स वाई जेड का महत्तम समापवर्तक 2 गुने इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, अंकगणित में दो पूर्णांकों ए और बी का, ए तथा बी का लघुत्तम समापवर्तक उस सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या को कहते हैं जो ए और बी दोनों को विभाजित हो सके। अब महत्तम समापवर्तक, यानी अंकगणित में दो पूर्णांक ए तथा बी महत्तम समापवर्तक यानी मस वह महत्तम समापवर्तक जो ए और बी दोनों को विभाजित कर सके। ठीक है, अब आते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। क्या है, 100 यदि इतना बराबर पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर का पावर 4, ठीक है, दिया हुआ है, तो पी क्यू आर अभाज्य है, तो 2p प्लस क्यू माइनस आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। करा इतना का गुणनखंड करें। ठीक है, सबसे पहले इसका गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करने के बाद 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 और 11 का पावर 2। ठीक है, तो पी क्यू आर तीन गो में हो गया, तो इतना का जो पावर है तो ये पी क्यू पर रख देंगे। तो पी बराबर 11, क्यू बराबर 3, आर बराबर 2, तो 2p प्लस क्यू माइनस आर, जब इसका मान कोई करेंगे तो कितना कट कटा आएगा 23। लेकिन आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है, डी माना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि 7 अंकों वाली संख्या, क्या है, 7 अंकों वाली संख्या 134x 58y 72 से विभाज्य है, तो 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है, प्रश्न से इतना 72 से विभाज्य है। ठीक है, तो 72 को तोड़ेंगे 8 और 9, 8 और 9 का विभाज्यता जो विभाज्य होगा वो क्या हो जाएगा, 72 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, कोई संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी जब अंतिम 3 अंक क्या होगा, 8 से विभाज्य हो। ठीक है, 11 का विभाज्य 8 और 9, 9 का विभाज्यता क्या करता है। ठीक है, y बराबर 4 रखने पर अंतिम 3 अंक क्या 9 से विभाजन के लिए अंकों का योग से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अब x बराबर 2 रखने पर अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर 2, y बराबर 4 और 2x प्लस वाई में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 के विभाजक नियम क्या करता है, जोड़ने पर 9 से विभाज्य हो जाएगा, 9 से विभाज्य होगा। ठीक, अब 114 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पाइथागोरस त्रिक नियम है, कौन सा है, यानी 11 60 63, 11 60 63 जो है पाइथागोरस त्रिक नियम है, क्योंकि इसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो अगर ये बराबर आता है तो सही है, यानी दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए, दोनों का योग इसके बराबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। पाइथागोरस त्रिक के अनुसार प्रथम दो संख्याओं के वर्गों का योग तृतीय संख्या के वर्ग के बराबर होता है। सभी विकल्पों में इस नियम को प्रयुक्त करने पर विकल्प ए जो कि 17 का स्क्वायर 289, 289 बराबर 289, यानी अब पाइथागोरस त्रिक है। अब बी कह रहा है 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर पर 63 का स्क्वायर, जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे के दोनों का सेम नहीं हो रहा तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन, उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है, तो निम्न में से कौन होगा, 60 डिग्री। क्या होगा, 60 डिग्री। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। कह रहा है माना कोण x है, तब कोण का संपूरक कोण 180 माइनस एक्स होगा। पुनः संपूरक कोण के पूरक कोण का मान 90 माइनस एक्स होगा। प्रश्न अनुसार 180 माइनस एक्स बराबर 4 इंटू 90 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स बराबर 360 माइनस 4x, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। नोट में है संपूरक कोण, यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो इस प्रकार के कोण को संपूरक कोण कहते हैं। अब आते हैं पूरक कोण। दो कोणों का योग समकोण के बराबर अर्थात 90 डिग्री हो तो ऐसे कोण को पूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग समकोण के बराबर अर्थात 90 डिग्री हो तो कोण को क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। 0 डिग्री ABC। अब उपरोक्त चित्र में दो कोण दिए गए हैं जिनमें से कोण AOB का मान 30 डिग्री और कोण AOC का मान 60 डिग्री है। अतः इन कोणों का योग कोण AOB प्लस कोण AOC बराबर 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री। यह एक क्या है, यह एक पूरक कोण है, यह एक क्या है, पूरक कोण है। अब 116 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में 3x प्लस 20 तथा 6x है तो त्रिभुज अवश्य ही होगा, क्या होगा, अधिक कोण। क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज होगा। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। x प्लस 3x प्लस 20 प्लस 6x बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अब है 10x प्लस 20 बराबर 180 डिग्री। 10x प्लस 180 माइनस 20, 10x बराबर 160, यानी x बराबर कितना हो गया,
160/10 यानी 16 डिग्री। x का मान सबसे बड़े कोणों में रखने पर 6x बराबर यानी 16 डिग्री रख दीजिए, जो एक अधिक कोण है, जो क्या है अधिक कोण है, 90 डिग्री से अधिक है तो क्या है अधिक कोण है। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिक कोण उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका कोण जिसका कोई कोण अधिक कोण 90 से अधिक हो, 90 से अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। अब आते हैं समकोण। समकोण त्रिभुज किसे, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री यानी 90 डिग्री पर खड़ा होते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, उस त्रिभुज को न्यून कोण कहते हैं जिसका तीनों कोण का न्यूनतम न्यून कोण 90 से कम हो। न्यून कोण किसे कहते हैं, जिसका मान क्या हो 90 डिग्री से कम हो तो क्या होगा न्यून कोण कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। ऐसी त्रिभुज जिसके दो भुजाएं कौन दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। अब 117 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में कोण सी बराबर कोण एफ, एसी बराबर डीएफ और बीसी बराबर ईएफ है तो यदि ए बी बराबर 2x - 1 तथा डी ई बराबर 5x - 4 है तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में कोण सी बराबर कोण एफ, ए सी बराबर डी एफ और बी सी बराबर ई एफ है तो ए बी बराबर 2x - 1 एवं डी ई बराबर 5x - 4। चित्र अनुसार दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, सर्वांगसम है, ठीक है। ये सर्वांगसम त्रिभुज है, यानी कह रहा है सर्वांगसम के नियम 2x - 1 बराबर 5x - 4 यानी -3 बराबर 3 तो x बराबर क्या हो गया 1 आया। अब 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 118 कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है तो और इसका परिमाप p सेंटीमीटर है, जहाँ p एक पूर्णांक है। p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः होगा, क्या होगा 21 एवं 29 होगा, क्या होगा 21 और 29। यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप p सेंटीमीटर है, जहाँ p एक पूर्णांक है। p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः होगा, क्या होगा 21 और 29 होगा। माना त्रिभुज की तीसरी भुजा x है, माना त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या है x है, ठीक है। तो p बराबर इतना दिया है तो x बराबर p - 15, ठीक है। p के स्थान पर ऐसी संख्या रखे जो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो। p बराबर 21 और 29 रखने पर यह संतुष्ट होता है, ठीक है। क्या रखेंगे 21 और 29 रखेंगे तो क्या हो जाएगा मान संतुष्ट हो जाएगा। अब आते हैं माना आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है 129। माना कि आंकड़े इतना का माध्य x है, यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़े का माध्यक y है, x तथा y के मानों का योग क्या है, क्या होगा निकल रहा है। इतना का आरोही क्रम में सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। विषम संख्याओं का माध्य यानी n+1/2 वहाँ पद जहाँ n क्या है पदों की संख्या, ठीक है। प्रश्न अनुसार 8 के स्थान पर 18 करने अंकों का क्रम निम्न तो होगा, ठीक है। 8 जगह 18 कर देंगे तो क्या हो जाएगा माध्य चेंज हो जाएगा, यानी माध्य का y बराबर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। x + y बराबर 15 + 14 बराबर 29 हो जाएगा, ठीक है। अब है 120 नंबर क्वेश्चन, किसी थैले में 3 सफेद 2 नीली और 5 लाल गेंदे हैं। थैले में से अतिरिक्त एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है, क्या है 1/2, क्या है 1/2। कुल गेंदे 3W 2B और 5R, HS बराबर 3 + 2 + 5 बराबर 10, ठीक है। HE बराबर 5 यानी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता HE/HS यानी 5/10 यानी 1/2। लाल गेंद का निकालने की प्रायिकता 1 - 1/2 बराबर 1/2। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चुना है, ठीक है। 121 नंबर क्वेश्चन, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व होता है। दूध में कौन सा पोषक तत्व होता है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी होता है। कह रहा है दूध एक अपारदर्शी सफेद द्रव है। दूध एक क्या अपारदर्शी सफेद द्रव है जो मादाओं के दूध ग्रंथियों द्वारा बनता है। अब नवजात शिशु तब तक दूध पर निर्भर रहता है जब तक वह अन्य पदार्थों का सेवन करने में अक्षम होता है। साधारणतया दूध में 85% जल होता है और शेष भाग में ठोस तत्व यानी खनिज व वसा होता है, ठीक है। दूध प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 युक्त होता है। अब इसके अलावा इसमें विटामिन A, D, K और E सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन और कई खनिज और वसा और ऊर्जा भी होती है। अब इसके अलावा इसमें कई एंजाइम और कुछ जीवित रक्त कोशिकाएं भी हो सकती हैं।
अब 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिपूर्तिरोधी रोगाणुरोधक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाले बेंजीन रंग के विलय में कौन सी अधातु होती है? कौन सी होती है? ए कौन होती है? आयोडीन। कौन होती है? आयोडीन। ठीक है, यानी पूर्तिरोधी रोगाणुरोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बेंजीन रोग के विलयन में आयोडीन अधातु होता है। चिकित्सा में प्रतिपूर्तिरोधी ऐसे द्रव हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते या उनका विनाश करते हैं। रोगाणुनाशक क्रिया निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला है ताप, दूसरा है द्रव के साथ संपर्क की अवधि, तीसरा है जीवाणु प्रकार, चौथा है जीवाणु संख्या, पांचवा है संवर्धन पोषक पदार्थ का स्वरूप एवं छठा है अन्य कार्बनिक द्रव्यों का उपस्थिति। अब 123 नंबर क्वेश्चन, वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? मैंने वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर यानी मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है। मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, यानी वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है। हमारी पृथ्वी कई किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु के एक आवरण से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। वायु को देखा नहीं जा सकता, केवल इसका अनुभव किया जा सकता है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अन्य 0.9% जलवाष्प, अक्रिय गैस तथा धूलकण सम्मिलित है। प्रश्न अनुसार जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वायु स्थान घेरती है तथा वायु में भार होता है, ये कथन सत्य है। जबकि मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, यह कथन असत्य है क्योंकि वायु मृदा में भी विद्यमान रहती है। अब 124 नंबर क्वेश्चन, स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों का नीचे दिया गया कौन सा मिलान सही है? कौन सा सही है? ठीक है, चलिए देखते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। आंसर तो बहुत अति में दिया है, नहीं आंसर में से देखते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है यकृत या जिगर या कलेजा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत या जिगर या कलेजा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर। ठीक है, जो पित्त का निर्माण करती है। इसका भार शरीर के भार का 1/50 भाग के लगभग प्राय 1500 ग्राम से 2000 ग्राम तक होता है। यानी बालकों में इसका भार शरीर के 1/20 भाग का होता है। अब अमाशय में प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। अमाशय एक पेशीय खोखला पोषण नली का फैला हुआ भाग है जो पाचन नली की प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। अमाशय ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। ठीक है, अमाशय जो होता है ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में क्या होता है? स्थित होता है। अब पित्ताशय में पित्त रस संचारित होता है। पित्ताशय एक लघु गैर महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है और यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। ठीक, अग्नाशय क्षुद्रांश में पाचक रस मुक्त करता है। अग्नाशय कशेरुकी जीवों की पाचन व अंतःस्रावी प्रणाली का एक ग्रंथि अंग है। यह इंसुलिन, ग्लूकागोन व सोमाटोस्टाटिन जैसे कई जरूरी हार्मोन बनाने में अंतःस्रावी ग्रंथ है। अब 125 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, यानी उत्तक की कोशिका समान होती है। किसी उत्तक की कोशिका क्या होती है? समान होती है। कैसे होती है? चलिए देखते हैं। यानी कोशिका में किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती है। कोशिका सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः संगठित रूप से जिसमें वे सभी क्रियाएं होती है उन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है जिसका अर्थ एक छोटा सा कमरा है। अब कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1965 ईस्वी में किया, जो 1839 ईस्वी में स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब 126 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन की विधा से सही मिलान किया गया है? ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं। कह रहा है ईस्ट खमीर का जनन विधि मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? ईस्ट या खमीर का जनन विधि क्या? मुकुलन द्वारा होता है। खमीर एक कवक है। खमीर क्या है? कवक है। यह शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ में बहुतायत में पाए जाने वाला विशेष प्रकार का कवक है। यह फूलहीन पौधा है। शरीर मूल तना पत्ती में विभक्त नहीं होता है। इसकी लगभग 1500 जातियां हैं। आलू का जनन कैसे होता है? कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया से होता है। कायिक जनन में होने वाला वह जनन जिसके अंतर्गत पौधों की संतति पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने के लिए पौधों की जीवित शाखाओं को काटकर सीधा जमीन पर पेड़ के किसी भाग में रोपित करके नए पौधे का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कवक में बीजाणु समान संघ
बीजाणु जनन की प्रक्रिया से जनन होता है। बीजाणु जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीवाणु एकल जनन से बनता है और इसमें युग्म का जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। शैवाल में जनन खंडन विधि द्वारा होती है। शैवाल सरल सजीव होता है। अधिकांश शैवाल पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब 127 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्यों है। कह रहा है ओजोन परत में सुराख करने वाले पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, यानी वायुमंडल में ओजोन परत ओजोन गैस एक अल्प भाग में पाई जाती है। समुद्र तल से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में ओजोन गैस का भाग अधिक होता है। यह गैस सौरमंडल में उपस्थित विशेष प्रकार की किरणें पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने का कार्य करती है। वायुमंडल के ऊपरी वातावरण में ओजोन का निर्माण सूर्य के द्वारा निकलने वाली किरणों पराबैंगनी किरणों की ऑक्सीजन पर क्रिया के कारण होता है। अब 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी करता है, यानी मियादी बुखार, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो। संचारी या संक्रामक रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण से होते हैं। संक्रमण रोग एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। संक्रामक रोग एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, पोलियो इत्यादि संक्रमण रोगों के उदाहरण है। अब 129 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी है, करा डी, यानी करा विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। विज्ञान की प्रकृति कैसी है? स्थिर है, यानी करा विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, यह कथन असत्य है। ठीक है, नहीं तो तीनों सही है। क्या क्या सही है देखिए, देखते हैं। यानी कह रहा है विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। विज्ञान क्या होता है? अस्थायी होता है। विज्ञान संदेहवाहक को बढ़ावा देता है। विज्ञान जो होता है संदेहवाहक को क्या बढ़ावा देता है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। विज्ञान एक ज्ञान की क्या है? रचना की प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन विज्ञान एक स्थिर नहीं है। ठीक है, विज्ञान की स्थिति स्थिर है, यह कथन गलत है। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए भी करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों को प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित रहती है। अब इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? यानी निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक स्वभाव का होता है। अस्थायी मानविक प्रवृत्ति नहीं होता है। ठीक है, यानी ABC तीनों होता है। विज्ञान शब्द की संधि विच्छेद बी जोड़ ज्ञान प्राप्त होता है। बी का अर्थ होता है विशिष्ट से होता है, जबकि ज्ञान शब्द से मानव जाति द्वारा अर्जित अनुभव, तथ्य, सिद्धांत, नियम, सत्य, विश्वास, अनुप्रयोग आदि के भंडार का संकेत मिलता है। अब इस दृष्टि से विज्ञान से तात्पर्य किसी विशिष्ट प्रकार के ज्ञान से होता है, एक ऐसा ज्ञान जो वैज्ञानिक विधि के द्वारा प्राप्त हुआ है। इस प्रकार निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिक स्वभाव का विकास विज्ञान के द्वारा होता है। अब 131 नंबर क्वेश्चन, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी है, यानी छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव को क्या करना? प्रदान करना। यानी विज्ञान शिक्षक की भूमिका छात्रों को प्रचुर भिन्न सीखने का अनुभव प्रदान करना है। यदि विज्ञान शिक्षण के छात्रों को सीखने का अधिकाधिक अवसर प्रदान करेगा तो छात्रों के मानसिक विचार सुदृढ़ हो सकेंगे। अब शिक्षा का व्यक्तित्व ही सफल शिक्षण की आधारशिला है। विज्ञान के शिक्षण के व्यक्तित्व में निम्नलिखित गुणों को होना ही अनिवार्य है, जिसमें कुछ निम्न जैसे जीवन शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य, सत्य आचरण, शुभ चिंतक, आशावादिता, निष्पक्षता, धैर्य, मौलिकता, तत्परता, उत्साह, निष्ठा आदि। विज्ञान के शिक्षक को समाज की आधुनिकता, वैज्ञानिक घटनाओं से अवगत रहना आवश्यक है।
अब इनके अभाव में वह विद्यार्थियों की वैज्ञानिक समस्याओं को होने वाले वाद विवाद में नेतृत्व भी नहीं कर पाएंगे। अब 132 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षण है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? डी। यानी कह रहा है ABCD सब होगा, ABD ये होगा, C नहीं होगा। कह रहा है सीखने वालों के प्रति सच्ची होनी चाहिए। सीखने वाला क्या होना चाहिए? सच्ची होनी चाहिए। बी कह रहा है सीखने वालों के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए। डी कह रहा है विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ट्रू टू साइंस, ठीक है। यानी इसमें कह रहा है टू द इन्वायरमेंट ऑफ द लियर्न, ठीक है। यानी सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। NCF 2005 के अनुसार विज्ञान शिक्षा का लक्ष्य निम्नानुसार होना चाहिए। पहला है NCF 2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य बच्चों को बाह्य अनुभवों से जोड़ना है। अब इसके लिए बच्चों की बात ध्यान से सुनी जानी चाहिए। अब उसे बोलने का मौका देना चाहिए, उसको भी लगे शिक्षक उसकी बात सुन रहा है। दूसरा है ज्ञान के वस्तुनिष्ठ तरीके से साथ साथ साहित्य और कलात्मक रचनात्मक को भी मनुष्य के ज्ञानात्मक उपक्रम का हिस्सा मानता है। अब 133 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित होगी? किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी है, यानी सर्जन करना। क्या करना? सर्जन करना। ये बच्चों के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना, रेखांकित शब्दों में सर्जन करना सबसे अधिक उपयुक्त होता है। 134 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वालों को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? क्या हो सकती है? 134 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कह रहा है सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना चाहिए। यानी सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना चाहिए, ठीक है। अब विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त तरीका सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना चाहिए। अधिगम को शिक्षा मनोवैज्ञानिक का हृदय कहा गया है, क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ही सीखना है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को अधिगम या सीखना कहते हैं। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने को अंतर्गत आदतों, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। 135 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? कौन सा होगा? अर्थवान स्पष्टीकरण किसको दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी है, यानी कह रहा है सीखने वाले के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालने के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। प्रकाश, लाइट, यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। तकनीकी या वैज्ञानिक संदर्भ में किसी भी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का मूल कण फोटोन होता है। प्रकाश का मूल कण क्या होता है? फोटोन होता है। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम से लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? यानी कह रहा है यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव को प्रदान करता है। विज्ञान के क्षेत्र में अपने भ्रमण क्यों, ऑप्शन नंबर डी होगा, यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव को प्रदान करता है। यानी कह रहा है शिक्षण की भ्रमण विधि शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष मूर्त व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना विद्यार्थियों के लिए सदैव सजीव आकर्षण तथा यथार्थ होता है। प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा अर्जित ज्ञान न केवल अस्थायी होता है वरन कल्पना के विकास में महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान, भूगोल, शिक्षा, इतिहास, वाणिज्य, प्रबंधन, अर्थशास्त्र जैसे विषयों में शिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षण की एक प्रभावशाली विधि के रूप में भ्रमण विधि के 4 मुख्य सोपान क्रमशः हैं। कौन कौन है?
अनुवर्ती कार्यक्रम संपादित करना, अनुवर्ती कार्यक्रम संपादित करना। दूसरा है भ्रमण योजना का क्रियान्वयन करना, भ्रमण योजना का क्रियान्वयन करना। भ्रमण आयोजन का मूल्यांकन करना, भ्रमण आयोजन का क्या करना, मूल्यांकन करना। अब 137 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा पोर्टफोलियो। क्या होगा? पोर्टफोलियो। यानी बाल केंद्रित आकलन के लिए पोर्टफोलियो, अवधारणा, मानचित्र तथा जर्नल लिखना उपयुक्त होता है, जबकि पेपर पेंसिल परीक्षण वाले केंद्रित आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है। अब है पोर्टफोलियो। विद्यार्थियों द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्य व्यवस्थित संकलन जो विद्यार्थियों के उत्तम प्रयासों को दर्शाता है। अब है पोर्टफोलियो कहलाता है, यह एक फाइल, पैकेट या बैग आदि के आकार का हो सकता है, जिसमें छात्रवार, कक्षावार तथा वर्षवार विद्यार्थियों के उत्कृष्ट कार्यों को सुरक्षित रखा जाता है। अब है अवधारणा मानचित्र। क्या है अवधारणा मानचित्र? कॉन्सेप्ट मैपिंग। अवधारणा मानचित्र अवधारणाओं के बीच सुझाव दिए संबंधों को एक चित्र द्वारा दर्शाता है। एक अवधारणा मानचित्र आमतौर पर विचारों में जानकारियों को श्रेणीबद्ध संचरण में लेबल तार के साथ जोड़ता है। जर्नल लिखना, छात्रों के दिन भर के गतिविधियों को लिखना ही जर्नल लिखना कहलाता है। इसके अंतर्गत छात्र के आने जाने का समय, पढ़ने का समय, छात्र ने क्या सीखा इत्यादि को लिखा जा सकता है। अब आते हैं 138 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान में सीखने जैसे आकलन का अर्थ है। क्या अर्थ है? स्व आकलन। क्या करना? स्व आकलन। ऑप्शन नंबर बी, यानी विज्ञान में सीखने जैसे आकलन का अर्थ है स्व आकलन से है। आकलन एक व्यापक शब्द है, इसमें एक विद्यार्थी के कौशल, ज्ञान, योगात्मक उदाहरण के लिए क्या बच्चा समूह में मार्गदर्शक के रूप में उभर रहा है, आवृत्तियों, गुणों इत्यादि के बारे में सभी प्रकार की औपचारिक और अनौपचारिक जानकारी शामिल होती है। अब 139 नंबर क्वेश्चन है, अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। अब उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। ठीक है, परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है? किसका कर सकती है? स्टील का तार का प्रयोग कर सकती है। परिपथ को पूरा करने के लिए अमृता स्टील के तार का प्रयोग कर सकती है, क्योंकि स्टील का तार विद्युत सुचालक होता है, जिससे तार में धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। कांच की छड़, रबड़ की पाइप तथा मोटा धागा, ये तीनों विद्युत के कुचालक है, इसलिए इनका प्रयोग परिपथ को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता। अगर विद्युत सुचालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है सुचालक पदार्थ कहलाता है। सुचालक को मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। विद्युत कुचालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रबड़, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। ठीक है, अब आते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, सही कथन को पहचानना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, यानी अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। यानी कह रहा है अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, यह कथन सत्य है। दर्पण या आईना एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, अब 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चींटी के दंश डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? कौन होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटी, शहद की मक्खियों, बिच्छू और बर्रों के डंकों में पाया जाता है। इन कीड़ों को काटने या डंग मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, जिससे वह स्थान फूल जाता है और दर्द करने लगता है। इसका रासायनिक सूत्र HCOOH होता है। फॉर्मिक सूत्र क्या होता है? HCOOH होता है। ठीक है, अब 142 नंबर क्वेश्चन, किसी ईंधन के 3.7 kg को पुनः दहन करने पर 1.665 × 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान, ऊष्मीय मान होगा। क्या होगा? 45,000। यानी चलिए देखते हैं कैसे होगा। यानी कह रहा माना ईंधन का द्रव्यमान m है तथा प्राप्त ऊर्जा एवं ईंधन का ऊष्मीय मान q है, तो q बराबर E/m से। ठीक है, E बराबर 1.665 × 10⁸ जूल, m बराबर 3.7 kg। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? 45,000 kg कैलोरी। अब आते हैं 143 नंबर क्वेश्चन,
अब मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूर पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटती है। तो उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या होगा? ठीक है, यानी कह रहा है माना मायरा द्वारा साइकिल जाने के समय ए और वापस आने के समय बी, पूरे यात्रा के दौरान चाल बराबर 2AB बटा सी प्लस बी 2 इंटू 12 प्लस 8 बटा 12 प्लस 8 यानी कितना हो गया? सब कट कटा के 9.6 किलोमीटर। ठीक है, अब है 144 नंबर क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? किसमें है? 42 मीटर और प्रकाश वर्ष, 42 मीटर और प्रकाश वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दिए गए समुच्चयों में दूरी मापने के मात्रक 42 या बलिस्ट क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक मीटर लाइट ईयर। ठीक है, ये क्या दूरी मापने का? क्यूबिट। अब है 42 यानी क्यूबिट। 42 लंबाई का एक मापक है जो खुले व फैलाए हुए मानव हाथ के अंगूठे की चोटी से लेकर कनिष्ठ यानी सबसे छोटी उंगली की चोटी की दूरी होती है। पारंपरिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी चीज़ों का आकार आकलन बलिस्तों में बताया जाता है। साधारण पुरुष के लिए यह लगभग 9 इंच के बराबर होता है। मीटर एवं प्रकाश वर्ष, मीटर एवं लाइट ईयर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, प्रकाश वर्ष भी लंबाई का एक मापक इकाई है। यह लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेती है। अब 145 नंबर क्वेश्चन। समीर अपने कंचे गोली को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों सतहों तनी हुई सेलोफेन शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़कता है। कंचे पर लगने वाले घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? सेलोफेन शीट, समाचार पत्र और कालीन। सेलोफेन शीट, समाचार पत्र और कालीन। अब है यानी कह रहा है समीर द्वारा कंचे को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों तनी हुई सेलोफेन शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काने से कांचे पर लगने वाला घर्षण बल का बढ़ता क्रम सेलोफेन शीट यानी कालीन समाचार पत्र होगा। अब 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई पिंड रैखिकता किसी एक समान वेग से गतिमान है। यदि समय को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, यानी इस गति का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगा। एक्स अक्ष के समानांतर क्या होगा? एक सरल रेखा होगा। ठीक है, यदि किसी पिंड को रैखिक किसी एक समान वेग से गतिमान किया जाता है और समय को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाता है तो इस गति का वेग समय ग्राफ अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगा। ठीक है, अब है निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? कौन नहीं है? यानी कोक। क्या है कोक? दिए गए सभी पेट्रोलियम उत्पादों में से कोक पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। कोक कोयले से तैयार किया जाने वाला ठोस ईंधन है। यह कम राख वाले कम सल्फ्यूरिक बिटुमिनस कोयले के प्रभंजक आसवन से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम उत्पाद तेल रिफाइनरियों में संसाधित कच्चे पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली उपयोगी सामग्रियों को कहते हैं, जैसे बिटुमेन, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम इत्यादि। अब 148 नंबर क्वेश्चन। अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु के चम्मच को रात भर रखता है। कक्षा ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सुबह होने पर वह इन तीनों वस्तुओं के ताप रिकॉर्ड करता है, जो T1, T2 और T3 निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों के निरूपण की सबसे अधिक संभावना हो सकती है? T1 बराबर T2, T2 बराबर T3। ठीक है, माना अमन द्वारा रखे गए प्लास्टिक के बोतल का ताप T1, लकड़ी के चम्मच का ताप T2, धातु के चम्मच का ताप T3, चूंकि कमरे का ताप समान है अतः प्लास्टिक की बोतल, लकड़ी का चम्मच और धातु के चम्मच का ताप समान होगा, अतः T1 बराबर T2 बराबर T3 होगा। अब है 149 नंबर। निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? कौन होगा? शैवाल। कौन होगा? शैवाल। यानी कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? कौन है? शैवाल है। शैवाल सरल सजीव है। अधिकांश शैवाल
पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अर्थात स्वपोषी होते हैं। ये नम भूमि, अलवणीय एवं लवणीय जल, वृक्षों की छाल, नए दीवारों पर ही भूरी या कुछ काली परतों के रूप में मिलते हैं। अब है 150 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्था के अनुकूल बनाने में सहायता करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सफेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, लंबी त्वचा, नीचे वसा की परत। ठीक है, ध्रुवीय भालू उर्सुस मारिटिमस एक ऐसा भालू है जो आर्कटिक महासागर, उसके आसपास के समुद्र और आसपास के भू क्षेत्रों को आवृत किए मुख्यतः आर्कटिक मंडल के भीतर का मूलवासी है। ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सफेद बाल, फर, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन फाइनल हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।